नमस्कार, मैं श्रुति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नए सेगमेंट खास मुलाकात में। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश यादव जी। आइए जानते हैं इनसे कि शिवपाल यादव जी की आगे की नीतियां क्या हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस शो में। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि शिवपाल यादव जी बीजेपी में कब शामिल हो रहे हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान का मीडिया यही क्वेश्चन हमसे बार बार पूछ रहा है। आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि शिवपाल सिंह यादव जी बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि परिस्थितियों बस वो जो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं उसका वो हिस्सा बन सकते हैं किसी भी दल का। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसका बनेंगे, क्योंकि आज की डेट में वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, सक्रिय सदस्य हैं। इसलिए ये क्वेश्चन अभी भविष्य के लिए है, अभी वर्तमान में ये क्वेश्चन नहीं उठता है। अच्छा, तो जो खबर आ रही थी कि वो मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं से, तो उसके पीछे क्या है वजह? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। वो मुलाकात आज से नहीं कर रहे। पिछले आप जब सरकार थी तब उनके बहुत ही करीबी वर्तमान मुख्यमंत्री और उस समय भी मुख्यमंत्री थे योगी जी थे, और आपके जो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय के गृह मंत्री अमित शाह जी भी थे। तो मुलाकात एक अपोजिशन नेता को सत्ता पक्ष के नेताओं से हमेशा करना चाहिए, वरना वो जनता की प्रॉब्लम को कैसे रख पाएगा। तो मुलाकात ये कोई नई बात नहीं है। जब योगी जी गोरखपुर कांड के अंतर्गत पार्लियामेंट के अंदर फपक के रो पड़े थे, तो शिवपाल सिंह यादव जी एक ऐसे इंसान थे जो उनसे कहा था, उनको ढाढ़स बताया था कि आपको हमारी सरकार किसी भी तरीके से तंग नहीं करेगी। तो वो दोस्ती है। राजनीति में अलग बात होती है, उनकी और योगी जी की दोस्ती जग जाहिर है। इसलिए उनसे मिलना ये नहीं संदेश जाता है कि वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शामिल होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है जी। इस मुलाकात के ऊपर अखिलेश यादव जी ने सलाह दी थी शिवपाल यादव जी को कि उनको शामिल हो जाना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये सलाह है उनकी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उनके भतीजे हैं, अब हर बात भतीजे की तो नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि आप पार्टी से हट जाइए, नहीं अभी तक हटे। उन्होंने कहा बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं ज्वाइन की। क्या है उनकी जो नवरत्न है, वो क्या चाहते हैं शिवपाल सिंह को? वो एक तरीके से राजनीतिक एक बहुत बड़ा आक्षेप लगा रहे हैं, और इन्हीं नवरत्नों ने ये स्थिति अखिलेश जी की बना दी है। अखिलेश जी ये उन्हीं के कहने से चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ, और वो शिवपाल सिंह के भतीजे हुए और इटावा से हुए। लेकिन क्या हुआ उन नवरत्नों को? सभी एमएलसी हार गए चुनाव, चाहे सुनील साजन हो, चाहे हमारे हरदोई के राजपाल कश्यप हो, सभी चुनाव हार गए, और केवल जिला पंचायत अध्यक्ष उनका भतीजा हो पाया। लेकिन वो इतने नामी उनका है शिवपाल का अर्थ होता है कि वो उनके विष को उन्होंने पान किया। अखिलेश भाई अगर वो उनके टीम पूरी विषपान देती है तो वो भी नहीं बोल रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि देखने कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। अब वो देख रहे हैं कि वो कब हिमालय से गंगा निकलेगी, और शिव का मतलब ही शंकर उस गंगा को अपनी जटाओं में बांधेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिवपाल सिंह का तीसरा नेत्र अगर खुल गया, जो कि आप लोग जानते हैं शंकर जी का तीसरा नेत्र प्रलय को ला देता है। आने वाले दिनों में अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो भोले शिवपाल, भोले शंकर जी ये भी कर सकते हैं, लेकिन समझौता करेंगे, किसी भी तरीके का विलय नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि ऐसी क्या वजह थी कि चाचा भतीजे में नहीं बनती है? ये मैंने आपको बताया ना कि चाचा भतीजे में तो बनती है। आपको ध्यान होगा, आपने मीडिया को पलट के देखिए कि स्वयं अखिलेश जी शिवपाल सिंह के घर गए, पैर छुए और आशीर्वाद लिया जी। जब ये लिया तो कुछ नेता, कुछ उनके सोकाल चाचा ताऊ, जो भी आपका नाम नहीं लेना चाहूँगा,
उनको परेशानी हो गई। और परेशानी क्यों हो गई? परेशानी हुई फिरोजाबाद चुनाव से। फिरोजाबाद चुनाव में उन नेता का बेटा लड़ रहा था चुनाव, और वहाँ से शिवपाल सिंह जी लड़ गए अपनी पार्टी से। परिणाम आप लोगों ने देख लिया, वो हार गए। अब वो जो अंदर से मलाल था वो उनके अंदर रह गया कि मेरे बेटे को जीती जिताई सीट को शिवपाल सिंह जी ने हरा दिया। हराया नहीं, वो जनता ने हराया, और वो भी फिरोजाबाद सीट जो कि यादव बाहुल्य क्षेत्र था, वहाँ से हारना। और वही मलाल उन्होंने अपने भतीजा, उनके भी वो भतीजे हैं, अखिलेश के अंदर जहर भरना शुरू कर दिया। और वो जहर कहाँ ले जाएगा ये नहीं पता। ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। सरकार बन जाती, लेकिन सरकार क्यों नहीं बनी? सरकार बनते बनते रह गई। ज़्यादातर सीटें 400 से लेके 5000 के बीच में हारी हैं सपा की। एक उदाहरण मैं आपको दूं। शिवपाल सिंह देखते रहे और बोले कि मुझे हेलीकॉप्टर चौथे या 5वें चरण में हमको किया जाए। चौथे चरण में तो उनका चुनाव था। हेलीकॉप्टर भेजा गया और कहा गया कि आप हेलीकॉप्टर से लखनऊ में नहीं बैठेंगे, आप पहले किसी जगह जाइए, वहाँ से हेलीकॉप्टर आएगा और फिर आप लखनऊ वापस आएंगे। हेलीकॉप्टर दिया गया उनको। वो 300 किलोमीटर दूर भदोही गए, वहाँ हेलीकॉप्टर में बैठे, लेकिन बनारस में कहा गया कि आप उतर जाइए। ये अपमान की पराकाष्ठा है। वो ना लखनऊ से जा पाए, ना लखनऊ में वापस आ पाए। तो उस हेलीकॉप्टर को आदमी, अच्छा आपने एक चीज़ और देखी होगी, जब ये रथ चल रहा था अखिलेश जी का, ये बहुत चर्चा में आया मीडिया में कि किस तरीके से उसका जो सीट का हैंडल होता है उस पर शिवपाल सिंह को बैठाला गया, उनको पीछे बैठाला गया। उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन मीडिया ने इस चीज़ को बहुत हाईलाइट कर दिया। तो वो तो है, उन्होंने हर चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन आखिरी तक 50 सीटों से घटकर 25, 10, 15, 5, फिर एक भी नहीं। आपको मैं जानकारी के लिए दे दूं कि जसवंत नगर सीट जो दी गई थी वो अजीत सिंह के बेटे ने दी थी। अच्छा। वो समाजवादी पार्टी के कोटे में नहीं थी सीट, वो अजीत सिंह के कोटे में थी। उस सीट को शिवपाल सिंह को दिया गया। इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत से जो शिवपाल विरोधी थे हराने की कोशिश की गई, और आप देख रहे हैं रिजल्ट, लगभग 1 लाख से वो जीते। और किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी कितने कम, कहाँ से लड़ रहे थे? जसवंत नगर से 10 किलोमीटर दूर था उनका क्षेत्र। जसवंत नगर से मात्र 10 किलोमीटर क्षेत्र था। बाबूराम यादव जी वहाँ से लगातार 5 बार एमएलए रहे, और वहाँ से वो 55,000 से जीते करहल से। तो देखिए, अंतर सब देख रहे थे। हर पब्लिक जानती थी कि ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उस गलती को जनता ने किस तरीके से चुकाया? उन्होंने तुरंत अपना बदला ले लिया कि अगर अब चाचा बहुत हो गया कष्ट, मुझे भी कष्ट है, मेरे जैसे तमाम नेताओं को कष्ट है, आप बताइए किसको टिकट दिया? राष्ट्रीय महासचिव बरेली के यादव जी हों, आपकी सादा फातिमा जी हों, कुशवाहा हो, सबके टिकट काट दिए। भाई क्यों काटे? 2 टिकट देते, 3 टिकट देते, 4 देते। अंत में शिवपाल सिंह ने कहा कि मेरे बेटे को तो टिकट दे देते, उसका भी टिकट काट दिया। शिवपाल सिंह जी ने कहा कि मुझे टिकट दे दो, तब उत्तर दिया गया कि आप अजीत सिंह कोटे से टिकट मांगिए, आप अजीत सिंह के बेटे से टिकट मांगिए। तो अपमान की पराकाष्ठा थी, और वो टिकट लिया और जीता। ये सब आप लोगों को दिखा रहा है। आने वाले दिनों में शिवपाल सिंह तीसरा मोर्चा बना के एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। सरकार, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव मोदी जी भी जानते हैं कि बिना शिवपाल सिंह के मुश्किल पड़ेगा। इसलिए उन्होंने शिवपाल सिंह पर दांव लगाया है कि किसी भी तरीके से शिवपाल सिंह को भाजपा का सहयोगी दल बनाया जाए, और इसके लिए पूरा का पूरा उनका मंत्रिमंडल लगा हुआ है। तो वो शामिल होंगे फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, शामिल होने की बात ही नहीं है। शामिल होने का तो सवाल ही नहीं उठता कि अगर बहुत कष्टों के बीच में आ जाएंगे, हम पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि कष्ट इतने हो जाएंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
फिर हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। तो हो सकता कि हिमालय से कोई गंगा निकल जाए उनकी जटाओं से, शिवपाल की जटाओं से, और वो कहीं न कहीं एक सहयोगी दल के रूप में आ सकते हैं, आएंगे नहीं। और बहुत जल्दी आप देखिएगा, हम तो इसको विश्वास के साथ कहते हैं, आजम खां और मुरादाबाद के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी दोनों लोग भी इसी गंगा में स्नान करेंगे। आगे इन फ्यूचर शिवपाल यादव जी की नीतियाँ क्या हैं, आप कुछ बता सकेंगे? शिवपाल सिंह जी की खुली नीति है। उन्होंने जात की राजनीति को कभी नहीं किया, इसलिए उनकी नीतियों में पहली चीज़ है कि अपर क्लास को अपनी ओर आकर्षित करना। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी यात्रा, जो रथ यात्रा शुरू की थी, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि से की थी, वृंदावन से की थी। तो आप देखिए कि हिंदू और मुस्लिम के बीच कितना अच्छा कम्बिनेशन बैठाला। उन्होंने यात्रा किसी ऐसी जगह से नहीं शुरू की थी और पूरा हिंदू समाज को संदेश दिया। आजकल आप देख ही रहे हैं किस तरीके का आंदोलन चल रहा है, चाहे वो ज्ञान व्यापी हो या किसी को हो। तो भाजपा इसको भुनाती है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये चाहते कि किसी मस्जिद से, किसी इबादत गाह से इस यात्रा की शुरुआत करते, लेकिन उन्होंने वृंदावन से शुरुआत की, संतों का शंखनाद के साथ शुरुआत की। और वो आने वाले दिनों में, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, और चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, ये चारों वर्ग का एक गुलदस्ता उत्तर प्रदेश के सामने भेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अब तो एमपी का चुनाव आ रहा है, हिंदुस्तान के सामने इस गुलदस्ते को सब दिखाएंगे और कहेंगे कि हमारे इस गुलदस्ते में सभी का सम्मान होगा, चाहे हम कोई भी समझौता करें। वर्ग के सभी लोग जब तक सम्मान नहीं पाएंगे तब तक हम उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। ये आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही खास मुलाकात को देखने के लिए जुड़े रहिए चेतना मंच के साथ।